तो अब पॉलीकैब की स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। कल शाम को बीएसई और एनएसई को पॉलीकैब ने एक लेटर दिया है जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेटर है, जिसमें ये लिखा है कि कंपनी के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आया है और वो जो न्यूज छपी थी वो न्यूज ही है। कंपनी के पास इस तरह का कोई भी लेटर नहीं आया है। लेकिन पीआईबी की प्रेस रिलीज में जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है, हालांकि वहां कंपनी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलीकैब ही है और वो जो नोटिस नहीं आया है वो आ जाएगा, अब आ जाएगा या अगले हफ्ते आ जाएगा। जिस कारण से क्या हुआ, नोटिस नहीं आया है, इस बात के अपडेशन से थोड़ा सा ऊपर खुला, यानी कि कल 3878 की क्लोजिंग थी, लेकिन आपको ध्यान होगा कि लास्ट में जाते जाते लास्ट टिक 3920 के आसपास गई है। वो तो कल थर्सडे था और थर्सडे के दिन क्या रूल होता है कि लास्ट के आधे घंटे के एवरेज ट्रेडिंग की प्राइस से इसका क्लोजिंग प्राइस डिक्लेयर होता है। अदरवाइज क्लोजिंग तो जिस जगह हुई है या जो क्लोजिंग प्राइस आया है उससे 40 रुपये ऊपर क्लोज हुआ था। इसका मतलब किसी न किसी को पता था, पंटर को जरूर पता था कि इस तरह की पॉजिटिव न्यूज आएगी, तो वो कल लास्ट के 5 मिनट में या 3 मिनट में माल लेके गया है। वो आप चार्ट में भी देख सकते हैं। और इस न्यूज आने के बाद में ये सीधा लगभग 80 रुपये ऊपर खुलता है या 100 रुपये ऊपर खुलता है। 3905 ऊपर में 4060 रुपये के आसपास जाता है और वहां से वापस टूट के 4000 के नीचे आ रहा है। इस समय 4000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल क्या हुआ कि बाजार ने उतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया जितना इसको देना चाहिए था। और इसी तरह से जब नेक्स्ट वीक में ये न्यूज आएगी कि कंपनी को आज नोटिस सर्व हो गया है, उस दिन भी बाजार उतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं देगा जितना कि लास्ट टाइम दिया है, क्योंकि ये न्यूज मार्केट के लिए पुरानी हो चुकी है। एक ही न्यूज पर बाजार 2 बार सेम टाइप का रिएक्शन नहीं देता है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी न्यूज आएगी तो बाजार पैनिक बॉटम अगेन बनाकर चल जाएगा और हो सकता है कि पहला वाला बॉटम जो 3800 का लगा है उससे ऊपर ही बॉटम बना देगा। कल क्या हुआ, कल सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा है जिसका नाम है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। उसने अपने 5% स्टॉक्स, ओवरऑल वॉल्यूम का 5% उसने काम किया है और अपना स्टॉक बेचा है। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूशंस ने माल नहीं बेचा है। अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक क्या टेक लिया है। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सिर्फ एक फंड ने बेचा है, बाकी ने कोई टेक नहीं लिया है और किसी का नाम भी नहीं आया है कि बड़ी क्वांटिटी बाई की हो। यदि 1% से ज़्यादा बाई किया होता तो उसका नाम भी आ जाता। इसका मतलब बेचा किसने है और लिया किसने है कोई पता नहीं है। कुछ HNIs ने बेचा होगा मुझे जैसा लगता है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस ने और रिटेल्स ने बाई किया होगा। स्पेशली रिटेल ने बाई किया है और रिटेल ने बाई किया है, इसका मतलब कि अभी इस सेटलमेंट में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 31 इंस्टीट्यूशंस इसको ट्रैक करती है और उसमें से 19 इंस्टीट्यूशंस ने, रिसर्च हाउसेस ने अभी तक इसमें अपना पॉजिटिव व्यू खत्म नहीं किया है, बल्कि पॉजिटिव व्यू रखा है। 2019 का आईपीओ है, 50 टाइम आईपीओ गया था उस टाइम पर, और 50 टाइम में 538 रुपये का आईपीओ इस फॉल से पहले यानी कि 4 दिन पहले ही 5700-5500 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो 538 का आईपीओ 5400 रुपये ट्रेड हो रहा था। तो ऐसे में इसने बहुत अच्छा गेन दिया है। बॉटम लाइन में तो सिर्फ एक ही बात टेक लेता हूं कि क्या कंपनी के बिजनेस में कोई फर्क पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ा है। क्या कंपनी को पेनल्टी देनी होगी? जब भी पहला इनकम टैक्स का नोटिस आता है वो तो मैक्सिमम वो फिगर आ जाती है जो शायद हमने सोची नहीं होती है। मेरे यहाँ भी इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, पहली फिगर जो आई, जो डिमांड उन्होंने निकाली, उसको देख के तो मैं डर ही गया। लेकिन बाद में जब हमारी यहाँ से हम ये रिपोर्ट देते हैं कि देखो इसका क्लैरिफिकेशन ये है और पॉइंट वाइज सबका क्लैरिफाई करते हैं, तो काफ़ी कुछ तो उसमें से वैसे ही रिमूव हो जाता है। तो हो सकता है कि वैसा ही होने की मुझे ज़्यादा उम्मीद है। दूसरी तरफ हम एक बात करते हैं, एक हमारा रिसेंट एग्जाम्पल है डेल्टा कोर। आपको ध्यान होगा कि उसमें कंपनी के पास डिपार्टमेंट का नोटिस आया और नोटिस की वैल्यू इतनी थी जितनी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ कि वो कंपनी पैनिक बॉटम बनाया और 125 रुपये का उसने पैनिक बॉटम बनाया। पहले दिन ही न्यूज आया जैसे ही। फ्यूचर ऑप्शन का स्टॉक है, लेकिन उसके बाद में कैसा ट्रेड कर रहा है, उसके बाद में से लेकर आज तक 125 का बॉटम बनने के बाद में 130 से लेकर 150 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इतने लंबे टाइम तक भी वो कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसा ही कुछ इसमें होने वाला है कि लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड की गुंजाइश नहीं है। ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म की, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है, क्योंकि यदि मान भी लिया जाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है,
तो भी ये शेयर होल्डर के लिए अच्छा है कि ये रिपोर्ट आज ही बाहर आ गई और गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू खत्म हो जाएगा, आगे कंपनी ढंग से काम करेगी, तो ये हमारे लिए तो अच्छा हो गया ना। अब हम ये देखते हैं कि डेल्टा कॉर्प और इसमें लगभग सेम सी सिचुएशन है, लेकिन डेल्टा कॉर्प के पास जो डिमांड आया है वो ओपिनियन डिफरेंस का डिमांड है कि डेल्टा कॉर्प ने क्या ओपिनियन लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या ओपिनियन लिया। डेल्टा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रही है कि जितना ग्रॉस रिसिप्ट है उस पर टैक्स भरो, जबकि डेल्टा कह रहा है कि जो मेरे को उसमें रेवेन्यू हुई है सिर्फ आप उस पर टैक्स ले लो। अब नतीजा क्या हुआ, आज आप डेल्टा कॉर्प के यहाँ किसी भी कसिनो में जाते हैं, यदि आप 1 लाख रुपए देते हैं तो सबसे पहले 18,000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स का मांग रही है। इसका मतलब कि उसको 82,000 रुपीज़ आपको देगा। ये इसका प्रॉब्लम है इसकी कि क्या वो, लेकिन वो 1 लाख रुपए उसकी इनकम नहीं है, उसमें से क्या होगा एक्चुअल में उसकी इनकम वो होगी जितना आप छोड़ के जाओगे, वहां पर लॉस करके जाओगे, बाकी तो आप वापस उससे कैश ले जाओगे, तो ये इनकम नहीं मानी जा सकती है। लेकिन जब ये नए रूल्स के अकॉर्डिंग डेल्टा ने काम करना चालू कर दिया तो आप और हम जैसे जो स्पेकुलेट करने के लिए जाते हैं या जो कसिनो खेलने जाते हैं वो कहते हैं कि 1 लाख यदि मैं देता हूं तो 82,000 मुझे मिलेगा, तो ये तो नुकसान का सौदा है, वो खेलना कम कर देंगे। तो डेल्टा ने उसका हिट अपने खुद पर लिया और आपको 1 लाख के अगेंस्ट में 1 लाख दे रहा है, तो इसका बिजनेस मार्जिन कम हो जाएगा। आगे क्या डिसीजन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें तो इतना बड़ी डिमांड है जो आप सोचिए कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है। यहाँ पे डिमांड कितना है, 1 क्वार्टर के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट भी डिमांड नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं। पहली बात, यदि आज ये गैप अप खुलता यानी कि 4,200 खुल जाता तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती कि वहाँ क्लाइमेक्स टॉप बन जाता और वहाँ प्रॉफिट बुक आ जाता, लेकिन ये खुला कितना है 3,900, तो और अभी भी 3,900 के ऊपर ही चल रहा है, 3,980 के आसपास चल रहा है। दूसरी बात, ये न्यूज आ चुकी है कि नोटिस डिपार्टमेंट ने दिया है, इसके पास अभी पहुंचा नहीं है, ये सबको पता है, तो इस न्यूज़ से अब ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इसके प्राइस में। जब भी ये न्यूज आएगी न तो घबराने की जरूरत है, न बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस पर रिएक्ट करने की जरूरत है। तीसरी बात क्या है, इसमें एफआईज एंड इंस्टीट्यूशंस का ध्यान कम हो जाएगा। पिछले टाइम में भी यदि हम देखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस ने इसमें होल्डिंग कम की है, लेकिन एफपीआई की होल्डिंग बढ़ी है, तो वो एफपीआई बेचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सामने इंस्टीट्यूशंस इस वैल्यूएशन पे बाई करेगी, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन समझती है कि बिजनेस कैसे हो रहा है और कैसे किया जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी ज्यादा है। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म में लिए हुए ऊंचे भाव के फंसे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अब आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसको होल्ड करें। क्यों? क्योंकि वर्ष तो प्राइस इन है, लेकिन आपके 5,000 या इसके ऊपर के भाव कब आएंगे उसमें टाइम लगेगा, 6 महीने से लेकर 2 साल तक लग सकता है। तो आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म यदि आपने लिया है, चाहे वो 3,800 में लिया और 4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जो इसका बॉटम बन गया 3,800 और जो इसका टॉप है 4,400, 4,400 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4,200, बस इसके रेंज में ये 2-4 महीने यहीं ट्रेड करता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब एक क्वेश्चन होता है कि इस महीने क्या होगा। इस महीने में जो होगा वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार माल किसके पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा माल लिया है, जिस कारण से आज ये फ्यूचर ऑप्शन बेन में चला गया है। जब बेन में चला गया इसका मतलब रिटेलर्स तो परचेज ही है, रिटेलर्स शॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी रिटेलर्स इतने टूटे हुए स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करता है। शॉर्ट किसने किया है? किसी बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब इस महीने का सेटलमेंट जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, खराब ही होगा, 4,000 के नीचे ही होगा। लेकिन नेक्स्ट महीने पर हो सकता है कि इसका पॉजिटिव रहेगा। मोटा मोटी बात यह है कि 3,800 से 4,200 की रेंज मान लें और इसी रेंज के हिसाब से आप ट्रेड कर लें। खराब न्यूज़ पे बाई कर सकते हैं और अच्छी न्यूज़ पे बेच सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से जरा सोचिए, 5,500 रुपये का भाव चल रहा था और इस इवेंट के कारण 4,000 रुपये का पुट ऑप्शन जो 3-4 रुपये चला करता था उसकी वैल्यू भी 250 रुपये हो गई है। तो इसलिए आप ये सोचिएगा, कभी भी ऑप्शन और फ्यूचर में जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ रिटेल इन्वेस्टर को काम करना। तो पहली बात तो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग का काम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में एज ए इन्वेस्टर आपको काम नहीं करना चाहिए। रीजन, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डेल्टा कॉर्प एक और एग्जाम्पल था। यदि आप कलेक्ट करते जा रहे हैं प्रीमियम तो एक दिन इतना खराब भी हो सकता है। इसीलिए मारवाड़ियों में कहते हैं लगाई वाल की जेब खाली। ये लगाई वाल कौन होता है?
जो ऑप्शन में बाई करता है वो हर महीने 5-5, 7-7% प्रीमियम देकर अपनी जेब खाली कर लेता है। और खाईवाल कौन सा होता है? जो ऑप्शन सेलर होता है, उसकी तिजोरी खाली, यानी कि जो खाईवाल है वो हर महीने तो कमा रहा है, लेकिन साल भर 2 साल बाद में एक बार ऐसा टाइम आता है कि उसका इस तरह से डेल्टा या पॉलीकॉप जैसा हाल हो जाता है। तो एक जो रिटेल इन्वेस्टर हमें काम नहीं करना चाहिए। सेबी भी यही कहती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान किन लोगों का होता है? रिटेलर्स का ज़्यादा होता है, तो इसमें काम नहीं करना चाहिए। अब पोजीशन क्या होती है कि मैं कितना ऑप्शंस में काम करता हूँ? मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% भी ऑप्शन में काम नहीं करता हूं, और वो भी काम करता हूं ओकेजनल, जैसा कि इसमें मैंने किया। इसमें मैंने क्या किया, 4,000 रुपए का स्क्रीन पे भाव चल रहा है और 4,000 का पुट ऑप्शन 250 रुपए का भाव चल रहा था, तो मैंने उसको बेचा ये मानते हुए कि 3,750 की डिलीवरी उठा लूंगा। और एक और बात, नीचे बॉटम 3800 बना के आ चुका था, और जैसे जैसे इसकी वॉलेटिलिटी कम होगी ये प्रीमियम घट जाएगा। आज मैं क्या देख रहा हूं, इस समय पॉलीकैप का भाव चल रहा है 3,970 रुपए, और जो 250 रुपए में मैंने पुट बेचा था उसका भाव चल रहा है 225 रुपए, यानी कि 25 रुपए भाव टूट गया, यानी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और जबकि शेयर के भाव में भी 25 रुपए टूट गया है। तो इसलिए ये वॉलेटिलिटी जब बढ़ जाती है उस समय ओकेजनली मैं इस तरह से काम करता हूं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर स्टॉक्स में मैं काम नहीं करता हूं। तो मेरा आप सभी को एक फ्रेंडली एडवाइस यही है कि आप ऑप्शन में काम नहीं करें। कैश मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी आती है, और क्विक और स्विंग ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी रिस्क कम होती है। रीजन, आप उतना ही काम करते हैं जितना आपके पास पैसा होता है। हाँ, ऑप्शन में काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में, वो सिर्फ एल्गो के थ्रू करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एल्गो का कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या यूज करते हैं हम लोग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जरा उसको भरिएगा और हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा। वो आपको एल्गो सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा घबराने की अब जरूरत नहीं है। इस बात को बताने के लिए मैं आया, और डिफरेंट लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं शॉर्ट टर्म में क्या करूँ, मीडियम टर्म में क्या करूँ, ऊंचे भाव का लिया हुआ है क्या करूँ, क्या अब ले लूँ क्या, तो मैंने पूरी पोजीशन बता दी है। अगले 1 महीने से लेकर 6 महीने तक इसकी क्या रहने की मुझे उम्मीद है। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी को रीड करके आपको एजुकेशन के लिए ये साइकोलॉजी किस तरह से बाजार में वर्क करती है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।